अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक माइकोलॉजी। कुछ रीजंस की वजह से हम जो है स्टार्ट नहीं कर सके थे। हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट कर ली थी, पैरासाइटोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिक माइकोलॉजी से। क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी हम इसके बाद करेंगे। पहले हम बेसिक माइकोलॉजी कर लेते हैं क्योंकि छोटे से चैप्टर्स हैं तो ईजिली आपके पास हो जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम पहले हम ये देखते हैं कि माइकोलॉजी कहते किसे हैं। सही है, माइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ कंसिडर्ड विद द branch of biology that is considered with study of fungi। सही है, कंसिडर्ड विद द स्टडी ऑफ फंजाई। अब जब हम सारी स्टडी करेंगे फंजाई की तो उस ब्रांच को हम कहते हैं माइकोलॉजी। तो अब बेसिक माइकोलॉजी में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फंजाई, फंजाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके का होता है। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक माइकोलॉजी में। सही है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास जो फंजाई है, पहली चीज़ तो ये देखना है आपने, फंजाई इट इज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद होगा आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस मैंने याद करवाया था बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जब हमने स्टार्ट करी थी। तो उसमें क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं और यहाँ पे फंजाई के हैं यूकैरियोट्स हैं। तो फंजाई आपके पास क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, सही है, अभी हम सारे फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बनी हुई होती है काइटिन की। जबकि जो आपको पता है कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, वो उनकी बनी हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देती हूँ, या फंजाई और बैक्टीरिया का अगर डिफरेंस पूछ लें तो। सही है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। काइटिन के साथ साथ आपके पास एक और पॉलीसेकेराइड भी होता है जिसको हम कहते हैं बीटा ग्लूकेन, ये भी होगा। ये तो हो गया सेल वॉल। अब आ जाते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात। ठीक है, तो जो हमारे पास फंजाई होती है ना, इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है एर्गेस्ट्रॉल की। और बैक्टीरिया की जो होती है हमारे पास मोस्टली वो स्टेरॉल्स वगैरह की होती है, और ह्यूमन के अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है। सही है, तो इस वजह से आपके पास अभी जो इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि आपके पास है पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, जो कि इनका क्या काम होता है, ये इनहिबिट कर देती है पेप्टिडोग्लाइकिन। इस वजह से जब फंजाई के अंदर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकिन मौजूद ही नहीं है तो ये वाली जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये इनसेंसिटिव होती है। मतलब ये ज़ाहिर सी बात है इनसेंसिटिव होंगी, जब पेप्टिडोग्लाइकिन है ही नहीं तो इसके ऊपर रिएक्ट कर ही नहीं सकती, जबकि ये बैक्टीरिया के लिए लीथल होती हैं। ऐसी आप आ जाए यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर। इसके सेल मेम्ब्रेन में कहते हैं एर्गोस्ट्रॉल या स्टेरॉल था। तो आपके पास जो भी ऐसी वो होती है ना एंटीवायरल ड्रग्स, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी है या जितनी भी एजोल ड्रग्स होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे ड्रग्स भी, फ्लूकोनाजोल, कैटाकोनाजोल, ये सारी जो इफेक्ट कर रही होती है इसके स्टेरॉल पार्ट के ऊपर। सही है, तो इस वजह से आपके पास जो फंजाई है उसके सेल वॉल आपने याद रखना है कि काइटिन और बीटा ग्लूकेन की बनी हुई होगी, सेल मेम्ब्रेन आपके पास एर्गेस्ट्रॉल की बनी हुई होगी। अब फंजाई अगर हम बात करें तो फंजाई दो टाइप्स की होगी। अभी हम सारा फंजाई बस ये चीज़ें करते रहेंगे। सही है, फंजाई आपके पास दो किस्म की होगी, एक होती है ईस्ट और एक होता है मोल्ड्स। सही है, इन दो का डिफरेंस आपने देखना है। ईस्ट जो होते हैं ना आपके पास, वो आपके पास कैसे होते हैं, सिंगल सेल की तरह ग्रो करते हैं, जबकि ये ब्रांचिंग सेल्स, मोल्ड्स क्या होंगे, ब्रांचिंग सेल्स होंगे, सिंगल सेल होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल बडिंग से होंगे। जबकि ये आपके पास किस तरीके से होते हैं कि अभी मैं इसको बताती हूँ इसका प्रोसेस, कि आपके पास हाइफी बनती हैं। अभी हाइफी क्या होती है, आपके पास लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं। हमने देखे ना ब्रांचिंग होंगे और इस तरीके से लॉन्ग फिलामेंट्स होंगे, ये आपने 9 मैट्रिक की भी बायो में पढ़ा होगा। तो ये जो लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं हाइफी। सही है, ये मोल्ड्स के अंदर होते हैं, ये ईस्ट में नहीं होते। ये लॉन्ग फिलामेंट्स हाइफी बनते हैं, और ये जो हाइफी होते हैं ना, एक मैट टाइप का बना देते हैं, इसको हम कहते हैं माइसीलियम। अब कुछ हाइफी ऐसे होंगे जिनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं। सही है, ट्रांसवर्स वॉल्स होंगी तो उनको हम कहेंगे इस तरीके से, मतलब डिवीजन हुई होगी, उनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स होंगी तो उनको हम कहते हैं, इसको मैं आगे पेज पे लिखती हूँ, ऐसी हाइफी जिनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स होंगी। सही है, जिनके अंदर इस तरीके से ट्रांसवर्स वॉल्स, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वॉल्स। जिनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं उनको हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी।
इसको ऐसे याद रखो, सेपरेट से सेपरेट हुई हुई ना वॉल्स बनी हुई हैं, और जिनके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होती, ऐसी खाली हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। अब आपसे कोई पूछ ले कि हाइफी होती क्या है, तो मोल्स के अंदर जो लॉन्ग फिलामेंटस ब्रांचेस होती हैं उसको हम कहते हैं हाइफी। फिर माइसीलियम पूछ ले, माइसीलियम क्या होते हैं, तो माइसीलियम जो हाइफी एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। अभी जो नॉन सेप्टेट हाइफी होती है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे। नॉन सेप्टेट हाइफी इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, और मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ कोएनोसाइटिक। सही है, ये आपके पास कोइनोसाइटिक होंगी नॉन सेप्टेट हाइफी। अब जो आपके पास जो हाइफी है ना, इसकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, तो हाइफी की ग्रोथ हमारे पास होती है एक्सटेंशन ऑफ द टिप ऑफ द हाइफी। मतलब जो अगर ये समझे ये इसकी टिप है, तो ये यहाँ से ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। इसकी ग्रोथ इस तरीके टिप है, ये जहाँ जहाँ टिप है ना, ये वहाँ से इसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। तो आपसे अगर पूछ लें कि हाइफी की ग्रोथ कैसे होगी, तो हाइफी की ग्रोथ होगी एक्सटेंशन ऑफ द टिप ऑफ हाइफी, एक्सटेंशन ऑफ टिप ऑफ हाइफी से। तो यहाँ तक तो हमने डिफरेंस याद कर लिया मोल्ड्स और ईस्ट का, फंजाई और बैक्टीरिया का, माइकोलॉजी किसे कहते हैं वो देख लिया। अब हम बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं फंजाई की। फंजाई जो होती है ना, वो आपके पास सही, अब यहाँ से मैं सिंगल लाइन में लिख रही हूँ। फंजाई जो होती है ना, वो डायमॉर्फिक होती हैं। डायमॉर्फिक का मतलब कि दो स्ट्रक्चर्स में ये जो है ना वो करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। किस तरीके से, डिफरेंट स्ट्रक्चर पे ये डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करती हैं। डायमॉर्फिक का मतलब ये होता है, क्या मतलब कि आपके पास जैसे कि ये एग्जिस्ट करती है मोल्ड की फॉर्म में इन द इन्वायरमेंट एट एम्बिएंट टेम्परेचर। सही है, एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये मोल्ड की फॉर्म में मौजूद होंगी, जबकि ये ईस्ट की फॉर्म में मौजूद होंगी कब, जब ये ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर पर होंगी। सही है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना उस पर ही किस फॉर्म में मौजूद होती है, ईस्ट फॉर्म में। लेकिन एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये मोल्ड फॉर्म में मौजूद होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मोल्ड है या सिर्फ ईस्ट है, तो इसके डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए इसको हम फंजाई को क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक है। फिर फंजाई जो होती है ना, मोस्टली जितनी भी फंजाई होती हैं वो सारे आपके पास होती हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, मतलब इनको ऑक्सीजन की नीड होगी लाजमी। कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स भी हो सकती है, मतलब नहीं होगा अगर ऑक्सीजन तो ये अपने पास से बना सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। लेकिन कोई भी आपके पास ऑब्लिगेट एनारोब्स नहीं हो सकती, ये चीज़ आपने याद रखनी है फंजाई में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मोस्टली फंजाई सारे कैसे होंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स होंगे। कुछ आपके पास फैकल्टेटिव एनारोब्स भी होंगे, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेट एनारोब नहीं होगा। अच्छा, नेचुरल हैबिटेट जो इनका है ना फंजाई का, कि मतलब फंजाई रहती कहाँ पर है, तो ये आपके पास इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो इन्वायरमेंट है। सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या हो गया फंजाई का, नेचुरल हैबिटेट ये आपके पास है इन्वायरमेंट। और कुछ आपके पास जो फंजाई होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात करी नेचुरल हैबिटेट की, इन्वायरमेंट है, तो कुछ हमारे पास होती हैं जैसे कि कैंडिडा एल्बिगेंस है। ये जो है ना नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। चाहिए, तो आपके पास क्या हो गया, फंजाई डायमॉर्फिक हुई, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करी, ऑब्लिगेट एरोब्स हुई, और इनका नेचुरल हैबिटेट इन्वायरमेंट हुआ। फिर हमने सेप्टेट हाइफी देख लिया। सेप्टेट हाइफी वो होता है जिसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स होंगी, जिसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल्स नहीं होंगे उनको नॉन सेप्टेट हाइफी कहते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसको हम कोइनोसैटिक भी कहते हैं। और हाइफी की ग्रोथ किस तरीके से होती है, तो एक्सटेंशन ऑफ टिप ऑफ हाइफी होती है। माइसीलियम किसे कहते हैं, हाइफी एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। सही है, अब आगे आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो हमारे पास कुछ फंजाई जो होती है ना वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं। सही है, लाइक थ्रू मैटिंग। और कुछ फंजाई हमारे पास एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस होती हैं। जब सेक्सुअली जब ये फॉर्म होगी तो ये बनाएंगे सेक्सुअल स्पोर्स। सही है, सेक्सुअल स्पोर्स। और आपके पास जब ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होंगी तो ये बनाएंगी एसेक्सुअल स्पोर्स, जिनको हम कॉनिडिया भी कहते हैं। सही है, अब ये आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों तीन है। सेक्सुअल स्पोर्स में आ जाता है आपके पास जाइगोस्पोर्स,
सही है। जाइगोस्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स, इनके स्पोर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, और बेसिडियोस्पोर्स। ये 3 स्पोर्स बनाते हैं जो कि आपके कहला रहे हैं सेक्सुअल स्पोर्स। इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जो जाइगोस्पोर्स होते हैं ना, ये सिंगल सेल होते हैं और थिक वॉल्ड होंगे। सिंगल सेल होगा और कैसी होगी, थिक वॉल्ड होगी। तो हमने लिख लिया कि सिंगल सेल एंड थिक वॉल्ड। जबकि जो आपके पास ये होते हैं ना एस्कोस्पोर्स, ये फॉर्म होते हैं सैक के ऊपर, सैक फॉर्म में फॉर्म होते हैं। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं, फॉर्म इन सैक, जिसको हम कहते हैं एस्कस। एस्कस फॉर्म में ये फॉर्म होंगे, इसलिए इसको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, ये आपके पास बेसिडियोस्पोर्स जो है ना फॉर्म होते हैं एक्सटर्नली ऑन द टिप ऑफ पीडेस्टल। सही है। जो आपके पास पीडेस्टल होगा ना, उसके ऊपर एक्सटर्नली या फॉर्म होंगे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसिडियम। बेसिडियम के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स। ये एस्कस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कह रहे हैं एस्कोस्पोर्स। बेसिडियम क्या होता है, हमारे पास जो पीडेस्टल होते हैं ना, उसकी टिप के ऊपर जो ये फॉर्म होंगे, तो ये क्या क्या कहला रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स। तो ये 3 स्पोर्स हो गए विच आर सेक्सुअल। जो फंजाई आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स बनाती हैं उनको हम कहते हैं इम्परफेक्टाई या फंजाई इम्परफेक्टाई। सही है। तो फंजाई इम्परफेक्टाई आर दोज फंजाई विच फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स 3 हैं, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अब आ जाएं एसेक्सुअल स्पोर्स पर। एसेक्सुअल स्पोर्स को बेसिकली हम कहते हैं कॉनिडिया। सही है। अब ये भी 3 टाइप्स के होंगे। कौन से 3 टाइप्स के होंगे, ये हैं आपके पास आर्थ्रोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, सही है, क्लाइमेडोस्पोर्स, और थर्ड वन इज ब्लास्टोस्पोर्स। सही है। 3 आपके पास एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आपके पास जो आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये अराइज होते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ हाइफी। सही है। और इनका जो क्या नाम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये किसके, ये आपने इनकी स्पीशीज़ के नाम रखना है। ये है कॉक्सीडोइड्स, कॉक्सीडोइड्स इमाइटस। कॉक्सीडोइड्स इमाइटस की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो किससे होती है, आर्थ्रोस्पोर्स से। और आर्थ्रोस्पोर्स बनते किस तरीके से, जो आपके पास हाइफी होते हैं ना, उनकी टिप पे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, उससे आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं। और ये किसकी स्पीशी के हैं, तो ये कॉक्सीडोइड्स इमाइटस की। फिर आज जो क्लाइमेडोस्पोर्स, ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और आपके पास क्वाइट रेजिस्टेंट भी होते हैं। सही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर अटैक कर ले, ये रेजिस्टेंट भी होंगे। और ये आपके पास कौन से स्पीशी के लिए होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए। मतलब कैंडिडा एल्बिकेंस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, क्लाइमेडोस्पोर्स हैं। इनकी स्पीशीज़ का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ ब्लास्टोस्पोर्स। ये आपके पास जो फंजाई आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स बनाती हैं उनको हम कहते हैं इम्परफेक्टाई या फंजाई इम्परफेक्टाई। सही है। तो फंजाई इम्परफेक्टाई आर दोज फंजाई विच फॉर्म सेक्सुअल स्पोर्स। और सेक्सुअल स्पोर्स 3 हैं, जाइगोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। अब आ जाएं एसेक्सुअल स्पोर्स पर। एसेक्सुअल स्पोर्स को बेसिकली हम कहते हैं कॉनिडिया। सही है। अब ये भी 3 टाइप्स के होंगे। कौन से 3 टाइप्स के होंगे, ये हैं आपके पास आर्थ्रोस्पोर्स, आर्थ्रोस्पोर्स, सही है, क्लाइमेडोस्पोर्स, और थर्ड वन इज ब्लास्टोस्पोर्स। सही है। 3 आपके पास एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। अब इनकी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आपके पास जो आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं ना, ये अराइज होते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एंड्स ऑफ हाइफी। सही है। और इनका जो क्या नाम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये किसके, ये आपने इनकी स्पीशीज़ के नाम रखना है। ये है कॉक्सीडोइड्स, कॉक्सीडोइड्स इमाइटस। कॉक्सीडोइड्स इमाइटस की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना, वो किससे होती है, आर्थ्रोस्पोर्स से। और आर्थ्रोस्पोर्स बनते किस तरीके से, जो आपके पास हाइफी होते हैं ना, उनकी टिप पे फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, उससे आर्थ्रोस्पोर्स बनते हैं। और ये किसकी स्पीशी के हैं, तो ये कॉक्सीडोइड्स इमाइटस की। फिर आज जो क्लाइमेडोस्पोर्स, ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं,
थिक वॉल्ड होते हैं और आपके पास क्वाइट रेजिस्टेंट भी होते हैं। सही है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर अटैक कर ले, ये रेजिस्टेंट भी होंगे। और ये आपके पास कौन से स्पीशी के लिए होते हैं, तो ये आपके पास होते हैं कैंडिडा एल्बिकेंस के लिए। मतलब कैंडिडा एल्बिकेंस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, क्लाइमेडोस्पोर्स है। इनकी स्पीशीज़ का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आ जाओ ब्लास्टोस्पोर्स। ये आपके पास जो आपके ब्लास्टोस्पोर्स है ना, ये फॉर्म होता है थ्रू बडिंग, और यूजुअली कौन सी स्पीशी होती है, ईस्ट के थ्रू बडिंग होती है। सही है। अब आपके पास जो कैंडिडा एल्बिकेंस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल बर्ड्स बना देते हैं। सही, कैंडिडा एल्बिकेंस क्या करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स बना देते हैं, इसको हम कहते हैं, और जो कि डिटैच भी नहीं होते हैं। सही है। बर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे ये हाइफी है, इस या जो भी फंजा है उसके साथ ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स हो जाती हैं। सही है। अब ये बर्ड्स अगर डिटैच भी नहीं होती ना, तो ये कहलाती है सीडो हाइफी। सही है, क्या कहलाएंगी, सीडो हाइफी, विच कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस। मतलब जहाँ पे भी आप सीडो हाइफी देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से स्पीशी मौजूद है, कैंडिडा एल्बिकेंस मौजूद है। फिर आपके पास कुछ होते हैं स्पोरोंजियोस्पोर्स, जो कि आपके पास क्या बनते हैं, चौथी चीज़ ब्लास्टोस्पोर्स से, चौथे आपके पास होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये आपके पास बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। और कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, तो वो होती हैं राइजोपस एंड म्यूकर। ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए। BCQs में आ सकता है कि बडिंग ईस्ट में कौन से स्पोर्स होते हैं, तो ब्लास्टोस्पोर्स होते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस में होते हैं तो क्लाइमेडोस्पोर्स या सीडोहाइफी होते हैं, कॉक्सीडोइड्स माइटस के अंदर आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं, राइजोपस और म्यूकर के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं। सही है। तो आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होनी चाहिए, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है और सेक्सुअल स्पोर कौन सा है। अब आ जाते हैं फंजाई की क्लासिफिकेशन के ऊपर। जब माइकोसिस की आपके पास क्लासिफिकेशन के ऊपर, तो माइकोसिस ना 4 किस्म के होंगे। क्यूटेनियस, मतलब जाहिर सी बात है जो फंजाई आपके पास स्किन वगैरह पर होगी, कुटेनियस, सब कुटेनियस, सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई। सही है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे अलग अलग से चैप्टर हैं। अभी तो हम बेसिक माइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने फंजाई की चीज़ें पढ़ी थी, फंजाई होता है कैसे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उसके स्पोर्स वगैरह सब चीज़ें। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन पर आएँ, तो आपने यहाँ पर ये परेशान नहीं होना कि ये तो हमें मैम ने पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग अलग से चैप्टर्स हैं, हम इसको इंडिविजुअली अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो माइकोसिस 4 किस्म के हैं, कुटेनियस, सबकुटेनियस माइकोसिस, सिस्टेमिक माइकोसिस एंड अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। कुटेनियस माइकोसिस में कौन कौन सी स्पीशीज़ आ जाती हैं, तो वो हैं डर्मेटोफाइट्स, टीनिया वर्सिकोलर और टीनिया निग्रा। डर्मेटोफाइट्स पर 3 होती हैं, ट्राइकोफाइटन, डर्मेटोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। सही है। सबकुटेनियस माइकोसिस में आपके पास है माइसिटोमा, क्रोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस। सिस्टेमिक में आ जाती हैं हिस्टोप्लाज्मा, ब्लास्टोमाइकोमा, कॉक्सीडोइड्स और पैराकॉक्सीडोइड्स। अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई जो होती है ना, अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई में आ जाती है आपके पास कैंडिडा। जितने भी जाने पहचाने नाम होंगे ना, वो अपॉर्चुनिस्टिक में याद रख लो। देखो, कैंडिडा, एस्परजिलस, म्यूकस, राइजोपस, ये 4 तो आपको ज़बानी नाम याद होंगे। हिस्टोप्लाज्मा बस इसमें आ जाती है। सही है। तो आपके पास इनकी क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसकी देखते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब जो भी फंजाई होगी वो किस तरीके से बॉडी में डिजीज़ कॉज करती है, उसकी पैथोजेनेसिस को देखते हैं। कि पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस फंजाई की किस तरीके की होती है, तो आपने यहाँ पे देखना है। सही है। पैथोजेनेसिस आपके पास 2 तरीके की होगी। एक होगी ग्रैनुलोमेटस, मतलब ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होगी, ग्रैनुलोमेटस होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्स। और एक आपके पास होती है पायोजेनिक रिस्पांस, मतलब पस वगैरह की फॉर्मेशन होगी। सही है। तो आपने देखा होगा कि फंगल इन्फेक्शंस या फंगल डिजीज़ जब होती हैं, तो या तो वहाँ पर ग्रैनुलोमा बन जाता है या फिर पस बन जाता है, पायोजेनिक जो है प्रोसेस होता है। अब इनकी स्पीशी के नाम याद रखने आपने। जो ग्रैनुलोमेटस होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्स है ना, वो करते हैं सिस्टेमिक माइकोसिस। सही है। अब सिस्टेमिक माइकोसिस कौन सी थी, सिस्टेमिक माइकोसिस में हमारे पास थी हिस्टोप्लाज्मा, और आपके पास थी कॉक्सीडोइड्स। सही है। तो ये दोनों आपके पास क्या करती हैं, ग्रैनुलोमेटस होस्ट डिफेंस रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। अब आपको पता है ग्रैनुलोमा जब बना है तो उसके अंदर क्या चीज़ होंगी, वो कंपोज करेगा। जो ग्रैनुलोमा होता है हमारे पास, ये ग्रैनुलोमा, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल्स। जबकि जो आपके पास पायोजेनिक रिस्पॉन्स होता है ना, ये हमारे पास कौन करता है, ये आपके पास करता है अपॉर्चुनिस्टिक, जैसे कि एस्परजिलस,
ऑपर्चुनिस्टिक फंजाई जो है ना, एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोबस, और म्यूकर के साथ आप एक और याद रख लें, स्पोरोथायरिक्स। ये आपके पास करते हैं पायोजेनिक रिस्पांस कॉज करते हैं। पायोजेनिक मतलब पस की फॉर्मेशन होगी। अब पस के अंदर आपके पास, आपको पता है क्या चीज़ें मौजूद होंगी, मेनली न्यूट्रोफिल्स मौजूद होंगे। तो आपने यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस को याद रखना है कि आपके पास फंजाई दो तरीके से पैथोजेनेसिस करते हैं, या तो ग्रैनुलोमा बना देगा या पस की फॉर्मेशन कर देगा। ग्रैनुलोमा कौन करता है? हिस्टोप्लाज्मा और कॉक्सी। पायोजेनिक होते हैं वो एस्परजिलस, म्यूकर और स्पोरोथायरिक्स करते हैं। ग्रैनुलोमा में क्या होता है? मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स होते हैं। पायोजेनिक के अंदर आपके पास न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं। अब अगर इसका हमें टेस्ट करना है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करनी है, तो हम क्या करते हैं यूजली हिस्टोप्लाज्मा और कॉक्सीडोइड्स के लिए, मतलब सिस्टमिक फंजाई के लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। सही है। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, या फिर हम KOH प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ बुक की तरफ, ताकि आप बुक से जो चीज़ें याद करने के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस वगैरह हम वो बुक से देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस पर। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? KOH प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आपके पास BCQ में आता है। क्यों करते हैं हम KOH प्रिपरेशन? फंगल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। KOH की वजह से आपके पास क्या होता है कि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं ना, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और फंजाई की विजुलाइजेशन अच्छे से हो जाती है। दूसरी चीज़ के जो अगार हम यूज़ करते हैं फंजाई की ग्रोथ के लिए, वो होते हैं सेबॉर्ड्स अगार। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है मैंने BCQ। तो आपने याद रखना है फंजाई के लिए, जो फंजाई की ग्रोथ के लिए जो बेस्ट अगार है वो सेब्रॉड्स अगार है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर, pH जो होती है ना, लो pH, वो इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, और फंजाई की ग्रोथ को वो बढ़ा देता है। फिर हम PCR टेस्ट वगैरह भी करते हैं। फंगल एंटीजेंस वगैरह के लिए हम कुछ सीरम टेस्ट वगैरह भी करते हैं। अच्छा, फिर आ जाओ फंगल टॉक्सिन्स और एलर्जीज़ के ऊपर। तो आपको पता है कि कुछ जो है कौन से, जैसे एफ्लाटॉक्सिन है। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस फ्लेवर्स करता है। सही है। एफ्लाटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस फ्लेवर्स प्रोड्यूस करता है। और ये क्या कॉज करवाता है? ये लिवर कैंसर करवाता है। फिर आपके पास एक मशरूम होता है एमानिटा मशरूम, ये आपके पास करवाते थे लिवर नेक्रोसिस। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ से। फिर आ जाए आप कुछ ड्रग्स के, एंटी फंगल ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम, ये आपको पता है सारी चीज़ें, जितनी भी ड्रग्स वगैरह होती हैं वो हम फार्मा में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे सिर्फ इस डायग्राम से। बाकी चीज़ें हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। क्या? हर जो एंटी फंगल ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। देखो ये एक फंगल सेल है, समझो, बीच में इसका न्यूक्लियस मौजूद है, ये राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल जो कि बीटा ग्लूकेन की बनी हुई है, और सेल मेम्ब्रेन जो कि एर्गोस्ट्रॉल की बनी हुई है। अगर सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब है ये एम्फोटेरिसिन बी ने डिस्टर्ब की है। सही है। तो जितनी भी ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद रखना है। एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। एजोल्स और टर्बिनाफिन ये आपके पास एर्गोस्ट्रॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। इकाइनोकेंडिन्स ये बी ग्लूकेन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। और DNA सिंथेसिस मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जाके रिएक्ट करिए ना, तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होगा? DNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। तो ये करती है हमारे पास फ्लूकोसाइटोसिन। सही है। अब ये आपके पास ड्रग्स के हमने नेम भी याद रखने होते हैं कि कौन सी ड्रग किस फंगाई के इन्फेक्शन में यूज़ करिए, तो वो हम फार्मा में याद कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपने याद रखने, जैसे कि टर्बिनाफिन है, ये इन्फेक्शन स्किन के, फिंगर नेल्स के और टो नेल्स के, इन तीन के इन्फेक्शन के लिए हम जो है ना टर्बिनाफिन को यूज़ करते हैं। यूजली जो डर्माटोफाइट्स करते हैं ना, अभी हमने डर्माटोफाइटिन याद किया है। सही है। तो वो उनके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम टर्बिनाफिन यूज़ करते हैं। फिर जो कैटाकनोजोल होती है, ये आपके पास ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, ब्लास्टोमाइकोसिस के लिए या क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस के लिए। इनकी डिजीज़ के नाम यहाँ पे याद रख लेना। फ्लूकोनाजोल हम कैंडाइडल इन्फेक्शंस या क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बेसिक माइकोलॉजी में हमने बस यही चीज़ें कवर करनी थी। क्लासिफिकेशन को अच्छे से देखिएगा, फंजाई की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स में ये सब चीज़ें देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हर स्पीशी के अलग अलग सी चीज़ों को पढ़ेंगे।